लास्ट वीडियो में हम लोग ने श्योरिटी की डिस्चार्ज के बारे में बात किया था, जहां हम लोग ने कहा था कि कब श्योरिटी अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कौन सा ऐसा एक्ट होता है, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें श्योरिटी अपनी चीज़ों से वापस हट जाता है या फिर पीछे हट जाता है। तो इसको हम लोग ने सेक्शन 138 तक में कवर किया था। अब हम लोग सेक्शन 139 से सेक्शन 147 तक के सेक्शंस को कवर करेंगे, जहां हम लोग श्योरिटी के राइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि श्योरिटी के क्या क्या राइट है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट को श्योरिटी। यानी कि प्रिंसिपल डेटर को लेके उसके क्या राइट है, क्रेडिटर को लेके क्या उसके राइट है, और को श्योरिटी को लेके उसके क्या राइट है, यानी कि दूसरा गारंटर को लेके। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139 से। सेक्शन 139 बताता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। इसमें बताया जा रहा है कि श्योरिटी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो रहा है कब, क्रेडिटर्स के एक्ट से। यानी कि क्रेडिटर यानी कि जो पैसा दे रहा है वही कुछ ऐसा एक्ट कर देता है श्योरिटी के अगेंस्ट जिससे श्योरिटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है। अब क्रेडिटर्स के एक्ट को कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए है श्योरिटी, बी है प्रिंसिपल डेटर, सी है क्रेडिटर। अब देखिए बी को चाहिए थी नौकरी बैंक में एज अ कैशियर, तो सी के पास वो जाता है बी कि मुझे नौकरी में रख लीजिए। बी कहता है हम लोग को जानते ही नहीं कैसे रख लें। वो ए को श्योरिटी अपना बना के ले जाता है। अब यहाँ ए ने बी की श्योरिटी ले ली, तो यहाँ पे गारंटर कौन बन गया, ए। तो यहाँ पे ए के कहने पे बी को रखा जाता है, सी भी मान लेता है ठीक है हम रख ले रहे हैं। लेकिन साथ में एक पॉइंट कहता है श्योरिटी कि तुम इसको मंथली टू मंथली चेक करते रहना, क्योंकि कैश का मामला है, ये कभी कभी फ्रॉड कर सकता है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस कर सकता है जिसमें तुमको लॉस हो। तो एक बार इस पर केवल नज़र रखते रहना मंथली बेसिस पे। तो उसको नज़र रखने को कहता है वो भी कह देता है ठीक है हम रखेंगे। लेकिन बाद में वो उस पर नज़र रखता ही नहीं, वो अपना मंथली बेसिस पे अपना काम कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। श्योरिटी को क्रेडिटर को उससे मतलब ही नहीं, यानी जो पर्सन सी है वो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखिए वो ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि अपने एक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है ठीक से। तो यहाँ पे जब एक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है क्रेडिटर द्वारा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर बाद में फ्रॉड करता है और सी क्लेम करता है पैसा ए से, तो ए यहाँ पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि श्योरिटी ने पहले ही बात की जानकारी उसको दे दी थी कि अगर ये फ्रॉड करेगा तो तुम इस पर नजर रखोगे। नजर नहीं रखी गई, एक्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, तो यहाँ पे श्योरिटी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो गया। ये बताता है सेक्शन 139। अब समझते हैं सेक्शन 140 को। सेक्शन 140 बताता है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए वही एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। वही 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए है प्रिंसिपल डेटर, ए है श्योरिटी, बी है प्रिंसिपल डेटर, सी है क्रेडिटर। अब देखिए बी को पैसा लेना चाहिए, बी को पैसा लेना था सी से, सी ने दिया नहीं। ए यहाँ पे गारंटर बन के आया उसकी मर्जी पे, या फिर उस पर विश्वास करके सी ने पैसा दे दिया बी को। अब यहाँ देखिए बी ने यहाँ पे पैसा देने से मना कर दिया। अब बी देखिए यहाँ पे पैसा दे ही नहीं पाया, यहाँ पे श्योरिटी की ड्यूटी अराइज होगी, यानी जो पर्सन ए है उसकी ड्यूटी अराइज होगी। क्योंकि मान लीजिए जब एक पर्सन पैसा नहीं देता है तो यहाँ पे दूसरे पर्सन की ड्यूटी अराइज हो जाती है। तुम नहीं दोगे तो जिसने ट्रस्ट किया है, जिसने विश्वास दिलाया, यानी कि जिसने गारंटी ली है, यानी जिसने श्योरिटी दी है बी की, वो पैसा देगा। ए मान लीजिए सी को पैसा दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ए की भी तो कुछ राइट बनते हैं। ए ने पैसा अपना तो दिया नहीं है, बी का पैसा दिया है, अब उसको वसूलेगा भी तो वो अपना पैसा वापस मांगेगा, तो वो किससे पैसा मांगेगा, प्रिंसिपल डेटर से पैसा मांगेगा। प्रिंसिपल डेटर यानी कि बी से। तो वही ये सेक्शन 140 बताना चाह रहा है कि राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अगर श्योरिटी कोई एक्ट का परफॉर्मेंस करता है, कोई ऐसा अमाउंट पे करता है, तो उस अमाउंट को वापस मांगने का उसके पास राइट है। ये बताता है सेक्शन 140। अब समझते हैं सेक्शन 141 को। सेक्शन 141 श्योरिटी राइट्स टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज। इसको समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। वही ए बी सी पर्सन को लेके फिर से चलेंगे। ए बनता है श्योरिटी यानी कि गारंटर, बी को पैसा चाहिए होता है और सी पैसा देता है। तो इसमें पर्सन सी ने जो कि क्रेडिटर है, उसने बी को यानी प्रिंसिपल डेटर को 2000 रुपये दिए और उससे उसका फर्नीचर मॉर्गेज यानी कि फर्नीचर का बंधक करके उसने 2000 रुपये ले लिए। उसने 2000 रुपये दे दिए, फर्नीचर ले लिया सी ने और बी को 2000 रुपये दे दिए। बी के पास 2000 रुपये आ गए। लेकिन बाद में जो पर्सन सी है यानी कि जिसने फर्नीचर दिए थे बी को, उसने मॉर्गेज को कैंसिल करवा दिया, यानी कि मॉर्गेज डीड को कैंसिल करवा दिया। बी इंसॉल्वेंट बन गया, भैया उसके पास फर्नीचर है ही नहीं,
जो फर्नीचर तुमने उससे लिया था उसको वापस छीन लिए उससे, पैसा तो दे दिए हो लेकिन फर्नीचर उससे वापस ले लिए हो। अब वो कैसे पैसे चुकाएगा तुमको? तो बी इंसॉल्वेंट बन गया, अब सी को पैसा चाहिए, तो वो चला गया क्लेम करने के लिए ए के पास, यानी कि जो 2000 रुपये उसने दिया था उसने ए के पास चला गया मांगने के लिए। अब सी ने यहाँ पे मॉर्गेज डीड को कैंसिल करवाया है, फर्नीचर अपने पास रख लिया है, पैसा 2000 रुपये ले लिया है और 2000 रुपये वो वापस मांग रहा है ए के पास, यानी कि जो पर्सन ने गारंटी ली थी। तो यहाँ पे ए अपनी ड्यूटी से तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गारंटी केवल दी गई थी कि तुम उसको 2000 रुपये दोगे। यहाँ पे फर्नीचर लेने की या कोई भी सामान लेने की उसने गारंटी तो ली नहीं थी, तो उससे मॉर्गेज करवा के 2000 रुपये ले लो। यहाँ पे ए जो कि श्योरिटी है उसका काम ही क्या हुआ? यहाँ पे जब तुमने गिरवी रखा है उस सामान को, गिरवी के बेसिस पे पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेज का बनाया गया है, तो इस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुई कहाँ है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुई नहीं है, गारंटर का यहाँ कोई रोल ही नहीं प्ले किया गया, क्योंकि मॉर्गेज डीड के बेसिस पे, क्योंकि फर्नीचर के बेसिस पे पैसा दिया गया था, फर्नीचर की डीड फिर मॉर्गेज डीड को कैंसिल कर लिया है, तो यहाँ पे जब श्योरिटी का कोई रोल ही नहीं तो श्योरिटी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर लेगा। तो ये बताता है सेक्शन 141। अब समझते हैं सेक्शन 142 को। अब सेक्शन 142 और सेक्शन 143 इनवैलिड गारंटी के बारे में बात करता है। अब इनवैलिड से आप समझ सकते हैं जो भी गारंटी हुई है वो एक इनफॉर्मल वे में की गई, यानी कि वो फ्रॉड के बेसिस में की गई है, या फिर धोखाधड़ी, या फिर जानबूझ के कोई चीज को छुपा के या ठग के उस गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो समझते हैं सेक्शन 142 को। पहले सेक्शन 142 बताता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे गारंटी किसने की है? क्रेडिटर द्वारा की गई है। वही 3 एग्जाम्पल को बेसिस फिर से लाते हैं, ए बी सी। ए बनता है श्योरिटी, बी बनता है प्रिंसिपल डेटर, सी बनता है क्रेडिटर। अब देखिए बी को चाहिए तब पैसा। अब देखिए बी और सी पहले एक दूसरे को जानते थे इसमें, यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में जानते थे। बी ने कुछ सामान लिया हो क्रेडिटर से, लेकिन वो उसको लौटा ही नहीं पाया, वो दे ही नहीं पाया। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिटर दिमाग लगाता है, कहता है प्रिंसिपल डेटर को कि तुम जाके कोई अपने लिए श्योरिटी ढूंढ के आओ, यानी कि कोई ऐसा पर्सन लेके आओ जो तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करे और उस बात के ट्रस्ट के बेसिस पे उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम बना सके। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल डेटर ने कुछ यहाँ पे एक्ट ऐसा किया होगा जिससे लॉस हुआ होगा क्रेडिटर को। अब यहाँ पे वो देखिए गारंटर की डिमांड कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर ए को लेके चला आता है। अब यहाँ बी को पता है यहाँ पे वो लायबल है नहीं, वो पैसा चुका ही नहीं पाएगा, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे सी को लॉस हो गया, तो ए को ले आया गया, ए गारंटी ले लिया उसकी, किसकी? बी की। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए को गारंटी दिलवाया गया है क्रेडिटर द्वारा। कैसे? मिसरिप्रेजेंटेशन करके, बातों को घुमा के। उसको ये बताया ही नहीं गया कि बी ने यहाँ पे ऐसा कुछ लॉस किया है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है जिससे सी को लॉस हो गया है, इसके बारे में जिक्र किया ही नहीं गया। सीधी तरीके से यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है फैक्ट्स का या फिर कोई चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है किसके द्वारा? क्रेडिटर द्वारा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से गारंटी इनवैलिड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रिएट होगी नहीं, श्योरिटी यहाँ पे डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वही चीज को हम लोग सेक्शन 143 से समझ लेते हैं। सेक्शन 143 में बात किया गया है, सेक्शन 143 बताता है ऐसा फैक्ट जो कि हम लोग कंसीलमेंट द्वारा किए गए, ऐसा फैक्ट जो हम लोग कंसील किए हैं और उस फैक्ट के कंसीलमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहां पे इनवैलिड हो गई है। सेक्शन 142 में मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ गया था, इसमें कंसीलमेंट के थ्रू हुआ, यानी कि फैक्ट्स को छुपाया गया है, यानी कि बातों को झूठा मूठा बता के, यहाँ पे उल्टी तरीके से बता के यहाँ पे फैक्ट्स को छुपा लिया गया है। यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर पूरी तरीके से शांत है, यहाँ पे वो नॉर्मल साइलेंस रख लिया है। मान लीजिए यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया जाए, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और एक श्योरिटी है ए बी सी। यहाँ पे सी फिर से वही दिमाग लगाता है। अब यहाँ देखिए सी वाई बी को वही चीज कहता है कि तुम जाके ए को यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे गारंटर को ले आओ, तो वो पर्सन ए को ले आता है। लेकिन यहाँ पे किस बेसिस पे गारंटी दी जा रही है, क्या किया है, क्या चीज मांगा गया है बी द्वारा जो सी को देना है, किस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है, ये बात वो बता ही नहीं रहा है ए को, तो वो गारंटी कैसे ले लेगा? जब आप कोई फैक्ट्स क्लियर आउट करेंगे ही नहीं तो सामने वाला किस बेसिस पे गारंटी लेगा? तो जब आप यहाँ पे कोई फैक्ट्स क्लियर किए ही नहीं है, क्रेडिटर यहाँ पे साइलेंस किया गया है, साइलेंस हो गया है, कुछ वो बोल ही नहीं रहा, फैक्ट्स को कंसील कर रहा है, बातों को छुपाया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ पे श्योरिटी आएगा ही नहीं, श्योरिटी ऑटोमेटिकली वहीं से डिस्चार्ज हो के चला जाएगा। सेक्शन 144 बताना चाह रहा है कि क्रेडिटर ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर को श्योरिटी यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा
यानी कि जो सेकंड गारंटर है यहाँ पे गारंटी देगा ही नहीं, तब तक क्रेडिटर यहाँ पे शांति बनाए रखेगा, वो यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट करेगा ही नहीं। मान लीजिए दो गारंटर हैं ए और बी, वो सी की गारंटी लेते हैं, डी होता है क्रेडिटर, डी पैसा देता है सी को, लेकिन वो पैसा देने से पहले यहाँ पे ए तो आ जाता है लेकिन बी आता ही नहीं, बी यहाँ पे अपना एक्ट का परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा है। तो जब तक यहाँ पे क्रेडिटर आएगा ही नहीं, यानी कि जो सेकंड गारंटर है जो कि बी है, वो यहाँ पे अगर आएगा ही नहीं, उस गारंटी में शामिल होगा ही नहीं, यानी कि अपना एक्ट परफॉर्मेंस करेगा नहीं, तब तक यहाँ पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को पैसा दे, यानी कि जो पर्सन डी है वो पर्सन सी को पैसा देगा नहीं जब तक बी पर्सन यहाँ पे ऐड या फिर ज्वाइन यहाँ पर ज्वाइन नहीं होगा। ये बताता है सेक्शन 144। सेक्शन 145 बताता है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। ये राइट टू इंडेमनिटी के बारे में बात करता है, किसके बारे में? श्योरिटी के बारे में। कौन करेगा? प्रिंसिपल डेटर करेगा। ये इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है किसके बीच में? प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, यानी कि गारंटी लेने से पहले ये पहले से इम्प्लाइड प्रॉमिस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपकी अगर गारंटी ले रहा है, तो आपकी अगर वो गारंटी ले रहा है और आपके बिहाफ में वो पेमेंट कर रहा है, तो उसका वो हक बनता है, यानी कि उसका तो हक बनता है, लेकिन आपकी एक तरीके से ड्यूटी क्रिएट होती है। यानी कि जो श्योरिटी है यानी कि प्रिंसिपल डेटर है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इंडेमनिफाई करे, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसको? श्योरिटी की। यानी कि उसने जो जो पैसा दिया है, उसके जो भी राइट्स हैं, जितने भी क्लेम के अमाउंट वो आपके बिहाफ में उसने पे किया है, वो आप उसको वापस चुकाएं। यानी कि जो चीज़ें आपके बिहाफ में उसने की है वो आप उसको वापस रिटर्न आउट करें। यानी कि ये बताता है सेक्शन 145। अब समझते हैं सेक्शन 146। सेक्शन 146 बताता है को-श्योरिटीज लायबल टू इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट। यानी कि जो दो को-श्योरिटीज हैं, यानी कि जो दो गारंटर हैं, उन दोनों की ड्यूटी कि वो इक्वली अमाउंट पे करें। मान लीजिए 20,000 की गारंटी ली गई है ए और बी द्वारा, तो ए भी 10,000 देगा, बी भी 10,000 देगा। तो ये बताता है कि इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों गारंटर द्वारा किया जाएगा। अब समझते हैं सेक्शन 147 को। सेक्शन 147 बताता है लायबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अब यहाँ पे देखिए, उस वाले में सेक्शन 146 में कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे डिफरेंट सम्स के लिए हुआ। मान लीजिए गारंटी 20,000 की दी थी, गारंटी 20,000 की ली गई थी ए और बी द्वारा, लेकिन ए ने कहा था मैं 15,000 की गारंटी दूंगा, बी ने कहा था मैं 5,000 की गारंटी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना अमाउंट जिस पार्टी ने, यानी कि जो गारंटर है जिसने पहले से तय किया गया था कि इतना पेमेंट हम दोनों पार्टीज देंगे, डिफरेंट सम्स 15,000 और 5,000, तो दोनों पार्टीज इक्वली पे करेंगी प्रिंसिपल डेटर को, इक्वली पे करेंगी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को। यहाँ पे डिफरेंट सम्स हैं 15,000 और 5,000। तो ये बताता है सेक्शन 147। आई होप आपको सेक्शन 139 से सेक्शन 147 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, जहाँ हम लोग ने श्योरिटी के राइट्स के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कंसेप्ट या फिर कह लीजिए चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके आगे बेलमेंट को समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।